गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीछे बेटे हमने चैप्टर किया था जो हमने लास्ट प्रीवियस इसका रिवीजन करते हैं। एक तो हमने फॉरेन रिलेशन देखा था, इंडियन डेमोक्रेसी देखा था। इसमें हमने नेशनल पार्टी और रूलर पार्टीज़ देखी थी, रीजनल पार्टीज़। इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या थी, इसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनका मेन मोटिव क्या था, किस वजह से फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी? ताकि ये कंट्री को रिफ्लेक्ट करती है इट्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड अफेयर्स एंड गुड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज़। फॉरेन रिलेशंस को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेन आर्किटेक्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके जो फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स कौन कौन से थे हमने पढ़ा था। रीजनल कोऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, बिलीफ इन यूएनओ एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, पंचशील, एंटी रैशनलिज्म, एंटी कॉलोनलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, फ्रेंडली कोरिलेशन विद नेबर्स, ये इसके मेन फीचर्स थे। उसके बाद आज बेटे हम देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी, भारत का जो है वो समाज कैसा है। India has to face many challenges during the post-independence nation building period because of diverse religion, social and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities and gender discrimination. कहते भारत को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। इंडिपेंडेंस के पहले भी, एक नेशन बिल्डिंग्स पीरियड के टाइम भी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तब हम कैसे नेशनलिज्म पनप रही थी, किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजन को लेकर, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, कास्ट, क्लासेस, कम्युनिटी या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। पावर्टी एंड इलिटरेसीज वर रैम्पट, गरीबी जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अनपढ़ता था जो थी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ऑल दीज हर्डल्स वर ए स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये जो सारी रुकावटें थी ये देश के विकास में बहुत बड़ा, ये सारी चीज़ें देश के विकास में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रही थी। Many steps have been taken to achieve social progress in India through legislations like provisions for reservation in legislature, government jobs and education institution for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। बहुत सारे कदम भी उठाए गए सोशल प्रोग्रेस के लिए, समाज सुधार के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे, what steps will be taken to improve the social progress या टू इम्प्रूव द इंडियन सोसाइटी? कौन कौन से थे स्टेप्स बेटे, कौन कौन से थे? रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्टेड इन लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। किस किस के लिए थी? फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट है हमारा चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश के सामने या फिर भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? कौन कौन से चैलेंज है? इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ अचीव्ड मल्टी फेज सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड हेरिक्लियन टास्क। कहते जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि भारत को फेस करने पड़ रहे थे। क्या थे वो? द एक्सट्रीम पॉवर्टी, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी एंड एम्प्टी कॉफर्स क्रिएटेड ए डेलिकेट सिचुएशन फॉर द न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। एक तो बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत सारे रिफ्यूजी जो खाली हाथ दूसरे देशों से हमारे देश में आ गए थे। जब हमारा देश नया आज़ाद भारत देश बना, उसकी जो थी वो मेन प्रॉब्लम थी उनके रेजिडेंस की प्रॉब्लम, उनके एजुकेशन की, उनके वर्क्स की, उनकी मेडिकल फैसिलिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को फेस करनी पड़ी। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, द इंडियन स्टेट was short of everything from food to medicine, from industry and infrastructure to skilled manpower and from housing to education facilities। कैसे कि बहुत कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ रही थी इंडिया को? भोजन से लेकर मेडिसन तक। इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उस समय, अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रीज़ को इतना डेवलप नहीं किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी ज़्यादा सड़कें नहीं बनी थी, इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं थे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, घर नहीं बने हुए थे। कास्ट सिस्टम एंड सोशल लीवर्स वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। देश में जाति प्रथा, जातिवाद था, कई सामाजिक बुराइयां थी जो कि देश के विकास में अड़चने पैदा कर रही थी। देयर वाज ए वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज एंड मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो चुकी थी। ए मैसिव नेशनल वाइड प्रोग्राम्स दस वाज लॉन्च्ड। एक नेशनल देश के लिए जो थे वो बहुत बड़े लेवल पर जो थे वो प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि देश का विकास हो सके। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। भारत ने प्रत्येक
फील्ड में जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की। मे इट बी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस और एनी अदर स्फीयर, चाहे वो कहते इंडस्ट्री का एरिया था, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट का, चाहे कम्युनिकेशन का, चाहे साइंस का, हर जगह देश ने विकास किया। इंडिया इज़ फोकस ऑन क्रिएटिंग ए यूनिफाइड एंड डेवलप्ड नेशन। भारत का मेन फोकस क्या था? एकजुट बनाकर देश को बढ़ना और विकास करना। वी हैव सॉल्व मैनी इश्यूज बट पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू एज अ बिगेस्ट थ्रेट टू द पीस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। कहते हैं हमने बहुत सारी समस्याओं को सुलझा लिया है, इशू को सॉल्व कर लिया है, लेकिन गरीबी अनपढ़ता और पुअर हेल्थ अभी भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी, हमारे देश की शांति में या देश के विकास में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रही हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर द मेन थ्रेट फॉर द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज़। कौन कौन से हैं मेन बेटे, क्या थ्रेट हैं? पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ। आवर कंट्री हैज़ अंडरगोन मैनी मेजर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को अभी भी फेस कर रहा है, बट देयर आर मैनी एवेन्यूज दैट स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको अभी इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए देश अभी भी जुटा हुआ है, लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा बेटे, जो है हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ इंडिया विज़न 2020। 2020 में तो हम पहुँच ही चुके हैं। ये कब की बात है? जब अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति होते थे। उन्होंने विज़न रखा था कि 2020 में देश कैसा होगा। उनको नहीं पता था ना कि तब क्या होगा, 2020 की कंडीशन क्या होगी, लॉकडाउन हो जाएगा या फिर देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, इतनी जो थी वो पैंडेमिक कंडीशंस जो है वो पैदा हो जाएगी। एवरी कंट्री नीड ए विज़न विच विल स्टिर द इमेजिनेशन एंड मोटिवेशन ऑल इंडियन ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी टू ग्रेटर एफर्ट्स। हर एक देश जो है अपना विज़न क्या होता है बेटे? कल्पना करना, भविष्य के बारे में सोचना कि हम ये हासिल करेंगे, हम ये करेंगे। उनसे मोटिवेट मिलती है, इमेजिनेशंस मिलती हैं उनको, ताकि वो बहुत अच्छा कर सकें। इट इज़ अ ड्रीम ऑफ ऑल इंडियंस दैट इंडिया शुड emerge एज ए वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्री एंड मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड। कहते हैं ये भारत के लोगों का सपना है कि हमारा देश जो है एक डायनेमिक कंट्री बने और हर फील्ड में अच्छी प्रोग्रेस हासिल करे। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छी एजुकेशन हासिल करें, बेटर लेवल की एजुकेशन हासिल करें, लिटरेसी और हाईटेक साइंस और टेक्नोलॉजी को हासिल करें। रेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी, स्पेयरिंग ग्रोथ, कहते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। स्पेयरिंग ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लोगों की हेल्थ में वृद्धि हो और न्यूट्रिशन, सबको पौष्टिक भोजन मिले। टैकलिंग इशू रिलेटेड द पॉपुलेशन ग्रोथ, एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, पीस एंड सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम टैकल करें, उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एनर्जी और वाटर कंजर्व करने के बारे में सोचें, पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दें। In the word of our late President Dr. Abdul Kalam, the day is not far when enlightened and ignited minds will transform India into a competitive, beautiful nation. उन्होंने कहा था वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश जो है वो पूरे विश्व के लिए एग्जाम्पल बनेगा, एक ब्यूटीफुल नेशन बनेगा। देश को जो है वो हम ऐसा देश बनाएंगे। तो ये उनकी विज़न थी, उनकी कल्पना थी, जिसको कि दर्शाया गया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ इंडियंस, या फिर प्रेसिडेंट्स की, मिस्टर अब्दुल कलाम की पूरी स्टेटमेंट देकर फिर आगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। ये मोस्टली मेरे 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेक इंडिया ए वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कंट्रीज बाय 2020। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। उसके बाद इसके कीवर्ड्स दिए गए हैं जिसको आप नोट करोगे। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होती है? इट इज़ एन एसोसिएशन वेयर मेंबरशिप इज़ restricted to those countries which were once under the British rule but now have become independent. Coalition government कहते हैं single party does not have majority to form a government, then two or more parties join to form the government. उसके बाद है आपका dominion, the power or right to governing and controlling.
Princely state, these Indian states have native rulers who had accepted British paramountry. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समथिंग टू डू, टिक द करेक्ट वन. फर्स्ट है आपका द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन. सेकंड है सिक्किम बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1975. उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया शॉट अप टू ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. नेक्स्ट है बेटे हु इम्पोज एमरजेंसी इन इंडिया इन 1975, मिसिज इंदिरा गांधी. उसके बाद है आपका पौंडीचेरी वाज लाइबरेटेड फ्रॉम, किससे पौंडीचेरी को लिबरल करवाया था, आज़ाद करवाया था, फ्रेंच. नेक्स्ट फिलअप है आपके द फर्स्ट 5-year plans was presented for the period for 1951 to 1956. The Indian Independence Act was based on the Mountbatten Plan. And Chakravarti Rajgopalacharya was the last Governor General of Free India. Last भी थे, first भी थे. As per the Indian Independence Act 1947, the princely states were given the freedom to decide the dominion to join. Last है the state of Junagadh and Hyderabad joined India after the military action. उसके बाद है आपके राइट ए टेक्निकल फॉर्म. एक टेक्निकल फॉर्म बताओ आप फॉलोइंग द स्टेटमेंट. द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन. उसके बाद है द कॉलोनियल स्टेट लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 1961, गोवा. द असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. इफ नीड बी इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, कॉलिशन, गठबंधन जो होता है आपका. उसके बाद है या फिर आपको अलायंस भी बोल सकते हो, आप इसको अलायंस भी बोल सकते हो, फ्रंट भी बोल सकते हो. द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया इज़ ए फॉरेन पॉलिसी. कौन थे आर्किटेक्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद क्वेश्चन आंसर बेटे, क्वेश्चन आंसर हम इसके कल करेंगे. इसको आप अच्छी तरह से देखोगे, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो आप.